कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, फैक्चुअल चीज़ें, जैसे यहाँ पे डीपीएसपी वगैरह है, वही बुक वगैरह है। ये तो किसी का काम की होगी नहीं, क्योंकि ये मेरी ऊपर इकॉनमी की बुक्स हैं, इकोनॉमी, और ये नीचे नोट्स हैं। ये हिस्ट्री और पॉलिटी का सेक्शन है। हिस्ट्री के लिए वही देखिए मेन बुक ये स्पेक्ट्रम है, और ये मैंने ली रखी है। मैं थोड़ा कभी कभी रेफ़र कर लेता हूँ, लेकिन इतना नहीं पढ़ता हूँ। ये नितिन सिंघानिया वाली बुक है, ये जीसी लियोन। बचपन से ही सुनते रहते हैं कि कोई छोटा सा काम अरे नहीं करोगे या तरह का लोगों को वो लगता है। तो ये चीज़ तो बचपन से ही आ गई थी दिमाग में कि हाँ, एक दोस्त है अमित चौरसिया, तो उसने मेरे को कॉल करके बताया कि भाई बधाई हो, रिजल्ट आ गया ये वो। तो लेकिन ये तक खुद यकीन नहीं होता है, तो फिर मैंने नाम देखा, तो बस यही है कि वो पल। वेलकम टू नाइन अल्टीमेट। अभी हमारे साथ गौरव पांडे सर है। सर का सिलेक्शन यूपीएससी सीएससी एग्जाम में 168 रैंक के साथ हुआ है। सर से बातचीत करेंगे कि क्या स्ट्रेटजी रही, कैसे तैयारी किया, कैसे कैसे पढ़ाई किया, सब कुछ पे बात करेंगे, बुक लिस्ट वगैरह पे भी। तो आप सब लोग अंत तक बने रहे और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर कैसा फील कर रहे हैं सर, आपका सिलेक्शन हुआ है यूपीएससी एग्जाम में? बिल्कुल बहुत अच्छा फ़ील कर रहा हूँ। अगर आप इतनी मेहनत करते हो किसी चीज़ के लिए और आपको मिल जाता है तो अच्छा तो लगता ही है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये बड़ों का आशीर्वाद और ईश्वर का ये आशीर्वाद ही है जो इससे हुआ है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। सर अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइए। मैंने मेरे पापा आर्मी में थे, अब रिटायर हो चुके हैं, तो अलग अलग जगहों से स्कूलिंग करी है। और मैंने अपनी 12th ग्रेजुएशन दिल्ली से ही करी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, भीमराव अम्बेडकर कॉलेज से मैंने इंग्लिश ऑनर्स किया है, और फिर मैंने इग्नू से मास्टर्स किया है, एमए। सर कब आपको मतलब ऐसा मन में होता है कि आईएएस की तैयारी करें, आईपीएस की तैयारी करें? कब सर आपके मन में आया कि सर आईएएस आईपीएस बना जाए सर? यार ये देखिए, शुरुआत से ही मतलब हम लोग जिस समाज में रहते हैं, आप शुरुआत से ही बचपन से ही सुनते रहते हैं कि कोई छोटा सा काम भी होगा तो लोग कह देंगे कि अरे नहीं करोगे क्या, कलेक्टर हो क्या? तो मतलब इस तरह का लोगों को वो लगता है। तो ये चीज़ तो बचपन से ही आ गई थी दिमाग में कि हाँ, ये कुछ बड़ा होता है। लेकिन फिर जब कॉलेज में गए तब इसको बारे में ध्यान से सोचा समझा कि क्या है, कि करियर डिसाइड करना था। तो मेरा इंग्लिश ऑनर्स था, तो मेरे पास कुछ चॉइस थी कि या तो मैं एकेडमिक्स में जाऊंगा या फिर इसमें करूंगा। तो यही सोचा कि ये एक बार तो लाइफ में ट्राई करना ही करना है। तो क्योंकि ये बचपन का एक तरह से आप कह सकते हैं ड्रीम टाइप का था, तो इसीलिए कॉलेज में एक तरह से कॉन्क्रीट तरीके से सोचा कि इसकी तैयारी करनी है। अच्छा जी। सर, आपको जैसा कि सर इस बार आईपीएस मिलेगा सर, तो देखिए, आशा है कि 168 रैंक में आईपीएस मिल जाना चाहिए। करना तो कुछ नहीं है, बस वही है कि अब खुशी तो चलो देखिए है ही, 2-4 दिन, हफ्ते भर, महीने भर ये सब चलता रहेगा, बधाइयों का दौर ये सब। लेकिन बाकी ये है कि एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी का एहसास है, क्योंकि अब आगे काम करना है ना। तो बाकी मैं तो इसलिए खुश हूँ क्योंकि मेरा परिवार बहुत खुश है। बाकी खुद के लिए तो ये है कि अब मेहनत से काम करना है, बस यही है। जब रिजल्ट आया सर तो उस समय सर आपने खुद देखा या किसी ने बताया सर? मेरा एक दोस्त है अमित चौरसिया, तो उसने मेरे को कॉल करके बताया कि भाई एकदम बधाई हो, रिज़ल्ट आ गया ये वो। तो लेकिन ये तक खुद यकीन नहीं होता है, तो फिर मैंने तुरंत पीडीएफ खोली, अपना नाम देखा, तो बस यही है कि वो पल थोड़ा सा डर है, लगा बहुत। रहता है कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, जैसे ही रिजल्ट आता है सर उसमें। अरे डर तो मतलब ये मान लो कि एक हफ्ते से ही डर लग रहा था, क्योंकि जैसे 26 को पेपर इंटरव्यू ख़त्म हुए तो 26 से ही लग रहा था कि अब आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, कल आ जाएगा, तो 4-5 दिन लग गए। तो डर तो बहुत ज़्यादा लग रहा था। मैं तो मतलब आपको ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे लग भी नहीं रहा था कि सिलेक्शन होगा, क्योंकि पिछले साल भी मैंने इंटरव्यू दिया था, हो नहीं पाया था, इंटरव्यू में काफ़ी कम नंबर थे। तो वही डर तो बहुत ज़्यादा लग रहा था, लेकिन एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन आ गया। तो बस वही है कि थैंकफुल हूँ बहुत ज़्यादा, बस यही है। सर आपकी हॉबी क्या है? मैंने हॉबी मेरी डायरी राइटिंग है, उसमें भी मैंने लिखा था, आप देख सकते हैं वहाँ डायरी रखी भी है। और चेस खेलना भी मेरी हॉबी है, और रियलिस्टिक फिल्में देखना, पैरेलल सिनेमा जिसे कहते हैं, वो भी। सर प्रीलिम्स के लिए कई सारे कमेंट आते रहते हैं, तो कुछ स्ट्रेटजी बताइए, बुक लिस्ट बताइए। कई सारे लोग ऐसे होते हैं मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर में, कि प्रीलिम्स ही नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं, तो उन लोगों के लिए भी कुछ सजेशन? देखिए, 5-6 लाख लोग जो देते हैं उसमें से इस साल जैसे 9,000 के आसपास हुए थे मेरे ख्याल से, तो 9-10 हज़ार ही लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाते हैं। तो ये तो है ही कि अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही पढ़ने में कमज़ोर हैं या ऐसा कुछ है। बहुत ही कम लोग क्वालिफाई कर पाते हैं प्रीलिम्स, 97-98% लोग छट जाते हैं प्रीलिम्स में ही। तो निराश नहीं होना इसके लिए, निराश तो खैर रहेंगे ही आप, लेकिन फिर भी दोबारा देना है, दोबारा मेहनत करनी है। जैसे
4 दिन बाद फिर प्रीलिम्स आईपीएस में तो हालांकि हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर ट्राई करना चाहूँगा। तो 4 बार प्रीलिम्स निकालने के बाद भी अभी मेरे को पूरा विश्वास नहीं है कि मेरा निकल जाएगा। हो सकता है ना निकले, कई सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का नहीं निकलता है, तो लेकिन पूरी कोशिश करेंगे। बट जहाँ तक आपने बुक लिस्ट के बारे में पूछा, तो मैं कहूँगा बुक लिस्ट तो सबकी सेम ही रहती है। सब लोग जानते हैं कि वही किताबें हैं, लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, शंकर आईएएस है, एनसीईआरटीज़ हैं, वही किताबें सब लोग पढ़ते हैं। तो बुक लिस्ट उतनी मैटर नहीं करती हैं, मेरे ख्याल से मैटर करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग। और प्रीलिम्स में जैसे कि मैंने कई वीडियोस में बोला भी है, और सभी बच्चों से बोलता हूँ जो भी मेरे से बात करते हैं एस्पिरेंट्स, मैं यही बोलता हूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको एलिमिनेट करना सीखना है। कौन सा ऑप्शन सही है ये नहीं भी पता, लेकिन इतना ज़रूर पता होना चाहिए कौन सा ज़रूर गलत है। तो अगर आपने एक भी ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया तो आपकी प्रोबेबिलिटी 25% से बढ़ जाती है उस क्वेश्चन को सही करने की। तो एलिमिनेशन टेक्निक सीखिए और ज़रूर प्रीलिम्स हो जाएगा। और अब तो कट ऑफ भी काफ़ी कम हो जा रही है। इस साल कट ऑफ मैंने देखा 87 गई है, उसके पिछले साल 92, उसके पिछले साल 98, तो हर साल 6-6 नंबर से कम होते जा रही है। तो 87 कट ऑफ में निकालना मेरे ख्याल से अगर आप एलिमिनेशन टेक्निक सीख लें तो ज़रूर निकल जाएगा। जी सर, आपका ऑप्शनल क्या था और ऑप्शनल का चयन कैसे करना चाहिए? देखिए, मेरा ऑप्शनल इंग्लिश लिटरेचर था। हालांकि मेरे इस बार भी इंग्लिश लिटरेचर में ही कम मार्क्स आए हैं, लेकिन चयन मेरे ख्याल से, लेकिन इतना ज़रूर था, कम मार्क्स भले ही कम है लेकिन इतना ज़रूर था कि मेरे लिए पढ़ने में बहुत आसानी थी। तो मैंने मेरा इसलिए था कि मेरा BA MA दोनों ही इंग्लिश लिटरेचर में है, तो वो मुझे पसंद भी है, इंटरेस्ट भी है पढ़ने में, और मेरे लिए आसानी भी थी उस तरह से। तो मैं यही सलाह दूंगा कि आप लोग ये ज़रूर कोशिश करिए, देखिए कि आपका इंटरेस्ट किस में, आपको किस में पढ़ने में अच्छा लगता है। आप कौन सा सब्जेक्ट ऐसा जो 6-7-8 महीने या फिर 2-3 साल अपने साथ कैरी कर सकते हैं, वो सब्जेक्ट लीजिए। जैसा कि बीपीएससी होता है या फिर यूपीपीसीएस होता है, जो कोई भी राज्य का पीसीएस होता है, उसमें प्रीवियस ईयर डायरेक्ट रिपीटेड होते हैं, तो यूपीएससी में भी ऐसा होता है क्या? देखिए, हाँ बिल्कुल। पिछले साल की अगर मैं बात करूँ 2021 की, तो 2 क्वेश्चन तो ऐसे मेरे को अच्छे से याद हैं। एक इकोनॉमी का था, एक हिस्ट्री का, जो कि ऑलमोस्ट रिपीटेड थे। लेकिन यूपीएससी में ऐसा बहुत कम होता है कि रिपीटेड रहे क्वेश्चन। लेकिन फिर भी आप ये मान के चल सकते हैं कि थीम्स तो रिपीट होती ही हैं। कि जैसे एक बुद्धिज़्म जैनिज़्म का है तो हर साल ही क्वेश्चन आता है। इकोनॉमी में देखें तो आप इन्फ्लेशन का इफेक्ट हो गया, या मॉनेटरी पॉलिसी का इफेक्ट हो गया, फिस्कल पॉलिसी का इफेक्ट हो गया, तो ऑलमोस्ट हर साल ही क्वेश्चन आ जाता है। तो थीम्स ज़रूर रिपीट होती हैं, इसलिए मेरे ख्याल से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है। तो उसको आप ज़रूर सॉल्व करिए। मेंस में भी अगर आप देखेंगे तो थीम्स अक्सर ही रिपीट होती रहती हैं। इस एग्जांपल दूँ मैं, जैसे पिछले साल भी एक रिवर इंटरलिंकिंग का क्वेश्चन आया था, तो कई बार वो रिवर इंटरलिंकिंग का क्वेश्चन आ चुका है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एथिक्स में देखेंगे तो आप वही क्वेश्चन बार बार आता है, इमोशनल इंटेलिजेंस, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत हेल्प मिलती है। और मैं तो कहूँगा सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है इस एग्जाम में तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, एनालाइज करना उन्हें। मेंस की आंसर राइटिंग की तैयारी सर आपने कैसे किया था, कुछ टिप्स बताइए नए लोगों के लिए। या देखिए, इसमें मेरा थोड़ा सा अलग वो है, मैंने बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग नहीं की है। मैं तो फोकस करता था हमेशा अपना कंटेंट डेवलपमेंट पे और रिवीजन पे, कि मुझे क्योंकि मैं ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हूँ, लिटरेचर ऑप्शनल है, तो मुझे इतना पता है अगर मुझे कोई चीज़ याद रहेगी तो वो मैं लिख लूँगा। लेकिन आंसर राइटिंग भी अगर आप देखें तो एक तरह का रिवीजन ही है। आप याद करके उन चीज़ों को लिखते हैं। तो मैं कहूँगा रिवीजन पे ज़्यादा फोकस रखें, कंटेंट पे अपने डेवलप करने पे ज़्यादा फोकस करें। अगर आपका कंटेंट डेवलप नहीं है तो आप कितना भी लिख लें उसका कोई मतलब है नहीं। तो तीनों चीज़ों को साथ में लेके चलना है, कंटेंट बनाना है, रिवाइज करना है और लिखना भी है। ये तीनों को आपको कंबाइन करके चलना है। सर, एक GS4 पेपर में काफ़ी सारी परेशानियाँ होती कई एस्पिरेंट को, तो इसके बारे में कुछ बताइए सर। देखिए, इसमें मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट से ही GS4 में बिना ज़्यादा मेहनत करे, मतलब मैंने पुल मिला के GS जैसे GS 1, 2, 3 है तो इसमें मैंने सालों लगा दिए, महीनों लगा दिए, लेकिन बहुत अच्छे नंबर नहीं आ पाते थे। लेकिन GS4 में मैंने मुश्किल से 1 हफ्ते पढ़ाई करी होगी, 4 अटैम्प्ट मिला कर भी, लेकिन हर बारी मेरे 100 से ऊपर मार्क्स आए हैं। पिछले साल भी 108 आए थे, इस बार भी 108 आए हैं, जो कि ठीक हैं, बहुत अच्छे नहीं लेकिन तो ठीक नॉर्मल मार्क्स हैं। तो उसमें मैं ये कहूँगा कि GS पेपर 4 ऐसा है कि आप रटे रटाए जवाब ना दें, थोड़ी अंडरस्टैंड, थोड़ी ओरिजिनलिटी हो आंसर में तो अच्छा रहता है। और यूपीएससी के लिए एक चीज़ ज़रूर है कि एग्जाम्पल्स आप जितने डालें, तो जैसे GS4 के आंसर में मेरा यही कोशिश रहती थी कि मैं आधा आंसर फैक्चुअल थ्योरी लिखूं, तो आधा आंसर कम से कम मेरा एग्जाम्पल्स ही होना चाहिए। करंट से रिलेट करना, हिस्ट्री से रिलेट करना, पर्सनैलिटीज़ से रिलेट करना, तो ये कोशिश करता था मैं GS4 में। इसीलिए मुझे तो ऐसा लगता है GS4 शायद सबसे आसान पेपर है। उसमें आपको कुछ पढ़ने की ऐसी खास ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सर, इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपने कैसे किया था और कैसे लोग करते हैं, इसका मतलब? देखिए, इंटरव्यू में मेरे पिछले साल तो काफ़ी कम मार्क्स थे, इसलिए मेरा सिलेक्शन हो नहीं पाया था, क्योंकि मैंने ना कोई मॉक दिया था ना कुछ दिया था। इस साल मैंने 2-3 मॉक दिए थे,
थोड़े से मार्क इंप्रूव हुए पिछले साल के कंपैरिजन में, लेकिन देखूं तो मैं इस साल भी वैसे अच्छे नहीं है मेरे मार्क्स। 168 है, जो कि एक बिलो एवरेज या फिर एवरेज मार्क्स कह सकते हैं आप। तो इंटरव्यू में तो अभी भी मैं खुद समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इंटरव्यू देखिए इतना मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा लक बेस्ड है। आप प्रिपरेशन कुछ भी करके जाइए, वहाँ पे सवाल आपको अलग ही पूछेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि जो आपने पढ़ा है वही सवाल पूछ लिए जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एकदम अलग अलग तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। तो इसलिए इंटरव्यू के लिए मैं यही कहूँगा कि आप इतना मेंस में इतना अच्छा कर लीजिए कि आपको इंटरव्यू पे डिपेंड रहने की ज़रूरत ना पड़े। यही है, क्योंकि वो काफ़ी लक बेस्ड है और आप लक पे इतना डिपेंड नहीं रह सकते। कई सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं सर जो कि मतलब इस बार इंटरव्यू दिया था लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया और 5 तारीख को ही प्रीलिम्स है, तो उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, उन एस्पिरेंट्स के जगह पे मैं खुद था पहले। मैंने भी पिछले साल दिया था, इंटरव्यू नहीं हुआ था मेरा। बहुत दुख होता है, खासकर रिज़ल्ट आने के 4-5 दिन बाद ही अगर प्रीलिम्स हो तो बहुत मुश्किल है। पिछले साल भी ऐसा ही था। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यार देखो, कोई ऑप्शन है ही नहीं, उसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। आपको कुछ नहीं है, आपको 1-2 दिन रोना है, ना दुखी होना है, वो हो लो, लेकिन आपको फिर से प्रीलिम्स देना है। प्रीलिम्स हो जाता है, फिर आपको मेंस के लिए मेहनत करनी है, तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो यही करना है। अगर आपने एक चीज़ सोच ली करनी है तो मेहनत तो करनी ही है, इस चीज़ से गुजरना तो है ही है। मुश्किल है, मैं एक एस्पिरेंट होने के नाते दावे के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि दुनिया को चाहे जो भी लगे, लेकिन एक फेलियर से निकलना सबसे बड़ा चैलेंज यूपीएससी में फेलियर से निकलना ही है। पढ़ाई तो सब कर लेते हैं, पढ़ाई तो कोई भी कर लेगा। अगर आपको ये पता चले कि अगर आप IAS IPS बन जाओगे तो पढ़ाई तो आप करोगे, लेकिन फेलियर से जो निकल के आता है वही मेरे ख्याल से चैलेंज है सबसे बड़ा। जी सर, आप अपना टाइम टेबल बताइए कि कैसे कैसे आप पढ़ाई करते थे, पूरे दिन का दिन चल जाए। ये जानने में सभी इंटरेस्टेड रहते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि आप खुद को लेके सोचिए। जो भी एस्पिरेंट्स देख रहे हैं, अगर आप खुद को लेके सोचें तो आप लोगों ने भी कभी ना कभी तो 7-8 घंटे दिन में पढ़ाई करी होगी। तो ऐसा कोई टाइम टेबल हम फॉलो नहीं करते हैं कि ये स्पेसिफिक है। जो भी आपका बॉडी क्लॉक है, आप जैसे मैं रात को पढ़ता था, मैक्सिमम मैं रात को ही पढ़ता था। तो ये है कि आपके पास जितना भी टाइम है आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। बाकी जो भी आपको जिस चीज़ से भी रिलैक्सेशन मिले, जिस चीज़ से आपका मूड अच्छा हो, क्योंकि वो भी आपको पढ़ाई में एड करेगा, उसको हेल्प करेगा। दोस्तों से बात करना, जैसे मैं अक्सर अपने दोस्तों से बात करता था कि थोड़ा मूड फ्रेश रहे, तो वो चीज़ करिए। बाकी टाइम टेबल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस पढ़ाई करनी है, आपको बस टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं अपने। इतना ये सब सोचने की ज़रूरत ही नहीं कि मैं क्या टाइम टेबल बनाऊँ, मैं कब उठूँ कब सोऊँ, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। जी, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद।